ये कोई आम जोकर नहीं है। ये बच्चों के डर से खेलता है और उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है 6 साल के जॉर्जी की एक कागज़ की नाव से, जो तेज़ बारिश के कारण बहकर एक नाले में चली जाती है। जब जॉर्जी उसे निकालने के लिए नीचे झुकता है तो अंदर उसे एक डरावना जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन बताता है। वो अभी जॉर्जी का नाम भी जानता है और तभी जॉर्जी को कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। वो जल्दी से अपनी नाव लेकर वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ अंदर डाला, जोकर ने एक झटके में जॉर्जी का हाथ काट लिया। खून बारिश के पानी में मिलकर उसे लाल कर देता है। जॉर्जी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे नाले के अंधेरे में घसीट लिया जाता है। जॉर्जी के गायब होने के बाद उसके बड़े भाई बिल की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वही था जिसने जॉर्जी के लिए वो नाव बनाई थी। उनके माता पिता जब ढूंढना बंद कर देते हैं, तब भी बिल हार नहीं मानता और अपने भाई को ढूंढता रहता है। बिल के दोस्तों के साथ एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। माइक अपने परिवार के स्लॉटर हाउस में मदद करते समय एक डरावना दृश्य दिखाई देती है। जलते हुए हाथ एक आधे खुले दरवाजे से उसकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ता है, वे हाथ अचानक गायब हो जाते हैं और वहाँ सिर्फ एक जोकर दिखाई देता है, जो उसे हाथ हिलाकर बुला रहा होता है। ये भयानक दृश्य देखकर माइक लगभग वहीं बेहोश होने वाला था, लेकिन तभी एक आदमी बाहर आता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसी बीच सिनेगॉग के अंदर स्टैन एक महिला की पेंटिंग देखता है। उस तस्वीर को देखते हुए उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता है और अपनी किताब रखता है। तभी अचानक पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। स्टैन मुड़कर देखता है, पेंटिंग ज़मीन पर पड़ी होती है। डरते हुए वो हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही पेंटिंग को वापस दीवार पर टांगता है, उसमें से एक राक्षस बाहर निकल आता है। ये देखकर स्टैन डर के मारे भाग जाता है। लगभग उसी समय बैन के साथ भी कुछ अजीब होता है। लाइब्रेरी में रिसर्च करते समय बैन को कई लोगों की मौत के रिकॉर्ड मिलते हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि उन सभी मौतों का तरीका एक जैसा होता है। बैन पेज दर पेज पलटता जाता है। तभी आखिरी पेज पर अचानक एक कटा हुआ सिर दिखाई देता है। बैन पूरी तरह डर जाता है। जैसे ही बैन खुद को संभाल लेता है, अचानक उसे एक लाल बैलून दिखाई देता है। बैन अनजाने में उसका पीछा करने लगता है, और जैसे ही वो करीब पहुंचता है, एक बिना सिर वाला लड़का उसकी तरफ आता है। बैन घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, उसे हेनरी और उसकी गैंग देख लेती है। हेनरी स्कूल का एक बदमाश लड़का है, जिसे लोगों को परेशान करना बहुत पसंद है। जैसे ही वो बैन को देखता है, वो उसे अपना निशाना बना लेता है। हेनरी एक चाकू से बैन के पेट में अपने नाम का अक्षर लिखने की ट्राई करता है। किसी तरह बैन खुद को छुड़ाकर भाग जाता है, लेकिन हेनरी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। बैन जैसे ही ऊपर से नीचे गिरता है, हेनरी उसके पीछे जाता है। रास्ते में हेनरी गलती से चाकू खो देता है, जो उसके पिता ने उसे दिया था। इसलिए वो अपने दोनों दोस्तों को बैन को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन जब वे नीचे पहुंचते हैं तो बैन वहां नज़र नहीं आता। बिल और उसके फ्रेंड्स को जंगल के अंदर एक केव दिखाई देती है। केव के अंदर पूरी तरह अंधेरा होता है और वहाँ गंदी बदबू आ रही होती है। बिल अंदर जाकर देखने का फैसला करता है, लेकिन उसके साथ मौजूद एडी अंदर जाने से मना करता है। जब दोनों के बीच बहस चल रही होती है, तभी बिल को केव के अंदर एक जूता मिलता है। वो जूता बेटी नाम की एक लड़की का होता है, जो काफ़ी समय पहले गायब थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसका कोई क्लू यहाँ मिलेगा। बिल को लगता है कि शायद बेटी को इसी केव के अंदर रखा गया हो। अब सभी बच्चे हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। अचानक बैन वहाँ आ जाता है और हेनरी का दोस्त पैट्रिक भी वहाँ आता है। जब वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा है, तो उसे लगता है कि बैन केव के अंदर छिपा हुआ है। बिना कुछ कहे पैट्रिक केव के अंदर चला जाता है। अपने हाथ में लाइटर पकड़े हुए वो गैस कैन को बार बार जलाकर बैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो धीरे धीरे केव के अंदर चला जा रहा था, जहाँ पीछे की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। तभी अंधेरे से एक अजीब और डरावनी हंसी गूंजती है। ये सुनकर पैट्रिक बुरी तरह डर जाता है। वो घबराकर गुफा में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन केव का बाहर जाने वाला रास्ता बंद हो चुका होता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो पैट्रिक खुद को बचाने के लिए ज़मीन से एक लकड़ी उठाता है, लेकिन जैसे ही रेड बैलून उसके सामने आता है, उसे समझ आता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार है।
इसी बीच बिल और उसके बाकी दोस्त जंगल से बाहर निकल जाते हैं। उनकी मुलाकात बेवरली नाम की एक लड़की से होती है। उस दिन के बाद वे सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि हर समय साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन बेन उन्हें डेरी शहर के इतिहास के बारे में बताता है। शुरुआत में डेरी एक बीवर पकड़ने वाले कैंप के रूप में बसा था, लेकिन जैसे जैसे इसकी खबर फैली वैसे वैसे लोग इस शहर में आने लगे। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। एक ही दिन में बहुत सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे आखिर गए कहाँ। बस एक ही सुराग मिला, वेल हाउस के पास खून से सने कपड़े मिले। ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो श्राप अब धीरे धीरे उन पर भी मंडराने लगा है। घर लौटते समय एडी एक ऐसा घर के पास से गुजरता है जो कई सालों से वीरान पड़ा था। वो घर पूरी तरह डरावना था और उसके आसपास ज़मीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगा था। ये देखकर एडी के मन में अजीब सा डर पैदा हुआ। तभी अचानक उस घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर से कोई अजीब सी आवाज़ आने लगती है। घबराहट में एडी की दवाइयाँ उसके हाथ से गिर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी उन्हें उठाने के लिए झुकता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है। उसे देखकर एडी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बेवरली हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में सोच ही रही होती है। तभी उसे सिंकों के अंदर से रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे बेवरली पास आती है वो आवाज़ें और साफ और असली लगने लगती है। उसे लगता है कि शायद नीचे कोई है। वो जल्दी से टेप सिंक के अंदर डालती है, लेकिन जैसे ही वो टेप को खींचने लगती है उसे टेप पर खून से सने बालों का गुच्छा दिखाई देता है। अचानक घने बाल सिंक से बाहर निकलने लगते हैं और उसके सिर को खसकर लपेटते हैं। शोर सुनकर उसका पिता तुरंत अंदर आता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। अगले सीन में बिल को दिखाते हैं। उसे भी एक अजीब सा साया दिखाई देता है जो उससे बात करने लगता है और खुद को उसके छोटा भाई जॉर्जी कहता है। अगले दिन बिल और उसके सभी दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं। वे सभी अपने अपने साथ हुई डरावनी घटनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद बेन अपनी एक थ्योरी बताता है। वो बताता है कि इस शहर में हर 27 साल में बड़ी बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं और हैरानी की बात यह है कि ये साल वही 27वां साल है। अब बच्चों को समझ में आ जाता है कि उन सभी का पीछा एक ही चीज़ कर रही है। वे उस रहस्यमयी ताकत को एक नाम देते हैं, इट। लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे जल्दी से जल्दी रोकना। इसके लिए वे सभी बिल के गैरेज में इकट्ठा होते हैं। इट की मूवमेंट्स का नक्शा बनाकर आखिरकार उन्हें उसके छिपने की जगह पता चल जाता है। लेकिन इतनी सारी डरावनी घटनाओं को देखकर एडी घबरा जाता है और वो उस नक्शे को फाड़ देता है। तभी अचानक स्लाइड प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और तस्वीरें अपने आप बदलने लगती है। तस्वीर में एक महिला के बाल हवा में उड़ते हैं और उसके पीछे छिपा हुआ जोकर का सफ़ेद डरावना मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है। ठीक उसी समय बेन गैरेज का दरवाज़ा खोल देता है। ये देखकर बिल को एक बात समझ आती है। वो समझ जाता है कि इट जो भ्रम दिखा रहा है उसे तोड़ने के लिए उन्हें उस वीरान घर में जाना होगा, क्योंकि इट ने खुद कहा था कि वही घर उसका ठिकाना है। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर उस घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर सिर्फ बिल, एडी और रिची ही अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं तभी रिची को एक कोने में एक लापता लड़की का पोस्टर दिखाई देता है। अचानक उन्हें ऊपर से एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वे तुरंत चेक करने ऊपर जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लड़की बेटी है जो कई दिनों से गायब थी, लेकिन वो मुश्किल से जिंदा थी। बिल कुछ कर पाता उससे पहले ही बेटी को अचानक अंदर खींच लिया जाता है। ये देखकर वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। तभी एडी का ध्यान किसी दूसरी आवाज़ पर चला जाता है। वो इतना डर जाता है कि उसकी सांस रुकने लगती है। घबराकर वो तुरंत अपना इन्हेलर निकालता है। इसी बीच बिल और रिची एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। एडी उनकी तरफ दौड़ता है। तभी अचानक फ्लोर में एक बड़ा सा होल ओपन हो जाता है और वहीं डरावना ज़ॉम्बी फिर से सामने आता है। एडी फ्लोर से नीचे गिर जाता है। उसी समय कमरे के अंदर रिची का ध्यान एक कॉफिन की ओर जाता है। वो हिम्मत जुटाकर कपड़ा हटाता है। अंदर उसे एक डॉल दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी की तरह है। रिची तुरंत डरकर कॉफिन को बंद कर देता है। तभी जोकर कॉफिन से निकलकर सीधे उसकी तरफ आता है। ठीक उसी समय बिल वहां आता है और रिची को बचा लेता है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं उनके सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। बिना सोचे वे पहले दरवाजे खोल देते हैं।
और अंदर एक डरावनी औरत दिखाई देती है। ये देखकर रिची डर के मारे तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी बिल को याद आता है कि ये सब उस जोकर का बनाया हुआ भ्रम है, इसलिए वो बिना सोचे दूसरा दरवाज़ा खोल देता है और वो काम कर जाता है। वे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वे एडी को देखते हैं जो बहुत बड़े खतरे में था। जोकर इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है कि बिल और रिची ने उसके काम में दखल दिया। जैसे ही वो उन्हें अटैक करने वाला होता है तभी अचानक बेवरली वहाँ पहुँचती है और एक लंबी आयरन रॉड से उसके सिर में मारती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सभी बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं और उस घर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वे दोबारा उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल होने लगती है। जैसे ही सभी को लगता है कि वो डरावना सपना ख़त्म हो गया है, अचानक जोकर बेवरली पर अटैक करता है। जब बिल को पता चलता है कि बेवरली को उठा लिया गया है, वो तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। बिल समझ चुका होता है कि जोकर को कैसे रोका जा सकता है। बिल के समझाने पर सभी दोस्त बेवरली को बचाने के लिए फिर से उस कुएं के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि बेवरली अब पूरी तरह उस जोकर के काबू में है। सभी मिलकर कोशिश करते हैं और बेवरली को नीचे लाते हैं और वो धीरे धीरे होश में आती है, लेकिन बिल बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। जोकर जॉर्जी का रूप ले लेता है और बिल के दिमाग से खेल खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बिल उसके झांसे में नहीं आता और बिना हिचकिचाए बोल्ट गन का ट्रिगर दबा देता है। बिल की इस हरकत से जोकर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने असली रूप में आकर उस पर अटैक करता है। खुद को कमज़ोर महसूस करते हुए बिल अपने दोस्तों से वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते। वे सभी मिलकर जोकर पर हमला करते हैं। उनके एकजुट हमले से जोकर बार बार पीछे हटता है और आखिरकार उसे वापस 27 साल के लिए कुएं के अंदर भागना पड़ता है। धीरे धीरे बाकी पकड़े गए बच्चे होश में आने लगते हैं, लेकिन जॉर्जी कहीं भी नज़र नहीं आता और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।